हेलो दोस्तों, आपका माई टारगेट 3.0 की क्लास में मैं स्वागत करता हूं। मैं अभिषेक चौधरी आज आपको D.Ed SC ID के फर्स्ट पेपर के बारे में बताऊंगा। चलिए तो हम चलते हैं फर्स्ट पेपर की तरफ। हमारा फर्स्ट पेपर है कॉमन पेपर है। हमारा जो फर्स्ट पेपर है वो कॉमन पेपर है, जो हमारी सारी डिसेबिलिटीज़ में काम आने वाली, चाहे वो कोई सी भी डिसेबिलिटी हो, HI हो, MR हो, ASD हो, CP हो, सब में ये फर्स्ट पेपर हमारा काम आने वाला पेपर है, जिसका नाम है इंट्रोडक्शन टू डिसेबिलिटी। इस पेपर का नाम है हमारा इंट्रोडक्शन टू डिसेबिलिटी, मतलब दिव्यांगताओं का परिचय। जितनी भी हमारी दिव्यांगताएँ हैं उन सभी का हमें इसमें परिचय पढ़ना है, मतलब सभी के बारे में थोड़ा थोड़ा जानना है, डेफिनेशन, प्रकार, इस तरह की चीज़ें हमें इसमें जाननी है। चलो तो आपको फर्स्ट पेपर की थोड़ा सिलेबस के बारे में मैं बता देता हूँ कि क्या क्या चीज़ होती है फर्स्ट पेपर में, क्या क्या आएगा, क्या क्या है। तो ये हमारा फर्स्ट पेपर का सिलेबस है, जिसमें हमको 5 यूनिट्स दी गई हैं। फर्स्ट यूनिट, सेकंड यूनिट, थर्ड यूनिट, 4 यूनिट एंड 5 यूनिट। प्रत्येक यूनिट में हमको 5 पॉइंट दिए गए हैं, जिनको हमको प्रत्येक करके एक एक पॉइंट को पढ़ना है। तो हमारा जो हमारी फर्स्ट यूनिट है उसका हम फर्स्ट पॉइंट सबसे पहले देखेंगे। जैसे कि हम देखते हैं, जो फर्स्ट यूनिट है उसका फर्स्ट पॉइंट है यूनिट 1 का 1.1, जिसका नाम है हिस्टोरिकल डेवलपमेंट इन अंडरस्टैंडिंग, मतलब दिव्यांगता को समझने में ऐतिहासिक विकास। जो हमारी दिव्यांगता है उसको समझने में हमारे ऐतिहासिक विकास क्या क्या थे, उनको हमें इसमें जानना है। दोस्तों चलिए हम इसको देखते हैं। जैसा कि हम दोस्तों जानते हैं कि हमारा जो भारत देश है वो भारत देश है जो आदिकाल से ही भारतीय संस्कृति एवं परंपराओं का एक अंग रहा है, जिसमें कई महान दार्शनिक महाराजा रहे हैं, जो भी पहले जो महाराजा थे वो भी कई प्रकार से अक्षम थे। जैसे कि हम देख सकते हैं, जैसे भारत में महान दार्शनिक तथा महाराजा देखे गए थे, जो कि अक्षम महाकवि, जैसे एक महाकवि हैं हमारे। दोस्तों थोड़ा राइटिंग पे गौर मत देना प्लीज़, अपनी पढ़ाई पे गौर दीजिए, वो थोड़ा ऐसे ही है। तो आगे देखिए, हमारे महाकवि थे जैसे सूरदास, वो भी कहीं ना कहीं दिव्यांग थे। कालिदास थे, वो भी कहीं ना कहीं दिव्यांग रहे, तब भी उन्होंने कई कई ग्रंथ लिखे, जैसे कि और महाभारत के धृतराष्ट्र राजा, वो भी एक तरह से दिव्यांग थे, तभी भी उन्होंने अपनी एक अच्छी भूमिका निभाई थी उसमें। अपने शासन को कितनी अच्छी तरह से चलाया, सब कुछ उन्होंने अच्छे ढंग से देखा। देखो दोस्तों, कहीं ना कहीं प्राचीन लोगों से पता चला है कि जो पहला स्कूल था दृष्टिहीनों का, वो 1887 में 1887 ईस्वी में 1887 ईस्वी में एक धर्म प्रशासक एनी शार्फ, ये धर्म प्रशासक थे एनी शार्फ के द्वारा अमृतसर पंजाब में खोला गया। अमृतसर पंजाब, रुको सॉरी। अमृतसर पंजाब में खोला गया। जो हमारा दृष्टिहीनों का पहला स्कूल था वो 1887 में एनी शार्प द्वारा अमृतसर पंजाब में खोला गया था। ओके दोस्तों, और जो हमारे सर्वनवादी बच्चे आते हैं, उनका पहला स्कूल 1800 ईस्वी में, स्कूल जो विद्यालय है वो 1800 ईस्वी में मुंबई में खोला गया था। कहाँ पे? मुंबई में खोला गया। उनका जो पहला स्कूल था 1800 ईस्वी में मुंबई में स्थापित किया गया था। मुंबई में खोला गया। और मानसिक बीमारी से ग्रसित व्यक्तियों के इलाज के लिए
जो जो विशेष अस्पताल एवं और दोस्तों भारत सरकार ने 1984 में, हमारी भारत सरकार है, उसने 1984 ईस्वी में मंदबुद्धि व्यक्तियों के लिए शिक्षण संस्थान स्थापित किया गया था। शिक्षण संस्थान कितने में? 1984 में ईस्वी में भारत सरकार द्वारा मंदबुद्धि वाले बच्चों के लिए, अपने मंदबुद्धि वाले बच्चे होते हैं उनके लिए शिक्षण प्रशिक्षण संस्थान स्थापित किया गया था। ठीक है दोस्तों, देखिए इस वीडियो में तो मैं हल्का हल्का मतलब थोड़ा थोड़ा ही समझा पाऊँगा। जिसको अच्छे से जानना है वो जो हमारे जो ग्रुप है माई टारगेट, व्हाट्सएप पे भी है या हमसे कमेंट पे बात कर सकता है नोट्सों के लिए। उस पर अच्छे से आपको सारी डिटेल्स मिलेगी। तो इसमें हमको 3 पॉइंट दिए गए कि भारतीय मतलब प्राचीन भारत में पूर्व विकास और मध्यकालीन भारत में पूर्व विकास कैसे हुआ और अपने आधुनिक भारत में पूर्व विकास कैसे होता है। तो फर्स्ट पॉइंट है अपना प्राचीन भारत में पूर्व विकास। तो हमारा पहला पॉइंट आता है प्राचीन भारत में पूर्व विकास। तो हम देखते हैं जो प्राचीन भारत है, प्राचीन भारत में पूर्व विकास। ठीक है दोस्तों, अपना प्राचीन भारत में जैसे पूर्व विकास हुआ तो करीबन 1000 ईसा पूर्व के आसपास कई सुझाव दिए गए थे तनावपूर्ण कि जो तनावपूर्ण माता पिता होते हैं ना, उनके बच्चे दोषयुक्त मतलब दोषयुक्त बच्चे जन्म लेते हैं। ऐसा मतलब प्राचीन कालों में देखा गया कि जिन बच्चों के माता पिता तनावपूर्ण होते हैं उनके बच्चे दोषयुक्त पैदा होते हैं। और भी कई सुझाव दिए। और हम देखते हैं फिर मध्यकालीन भारत, अपना मध्यकालीन भारत में दूसरा है तो अपना दूसरा जो पॉइंट है वो है मध्यकालीन भारत। मध्यकालीन भारत में तो इसमें मतलब राज्य की सुरक्षा की देखभाल जैसे कि की जाती है महाराजाओं द्वारा। तो राज्य की सुरक्षा के लिए विकलांग जो दिव्यांग थे उनको रखा गया। जैसे कि हम पेशवाकों को बहादुरों को जासूस बना दिया गया था। और जिन बहादुरों को जासूस बना दिया गया और जो मुख से बोल नहीं पाते थे उन्हें दस्तावेज़ों की नकल के लिए चुना गया। मतलब ऐसे उनको अलग अलग कार्य दिए गए जैसे कि जो उनके लिए अच्छे हों। ऐसे मध्यकालीन भारत में राजा महाराजाओं ने उनको कार्य दिए, मतलब उनको ये को दिया। फिर तीसरा पॉइंट आता है हमारा आधुनिक भारत। तो आधुनिक भारत में तो आप जानते ही हैं कि इस टाइम आधुनिक भारत में क्या क्या दिव्यांगता के क्षेत्र में दिव्यांग बच्चों के लिए क्या क्या हो रहा है। आधुनिक भारत, तो आधुनिक भारत में तो कई जो विकलांग बच्चों के लिए कई स्कूल चलाए जा रहे हैं, कई NGO चलाए जा रहे हैं। विकलांग बच्चों के लिए बहुत सी सुविधाएं दी गई हैं, आरक्षण दिया गया है। तो इसमें अब वो सारी चीज़ें हमको देखनी है, पढ़नी है कि विकलांग बच्चों के लिए जो हमारा आधुनिक भारत है, सरकार उनको क्या क्या सुविधा दे रही है, क्या क्या चीज़ हैं। तो इसमें हमको ये चीज़ जानी है। तो अपना जो हिस्टोरिकल डेवलपमेंट इन अंडरस्टैंडिंग जो फर्स्ट टॉपिक है, जो ऐतिहासिक और जो अपना पहला था भारत जो ऐतिहासिक था, जो सूरदास कवि रहे, अपने कालिदास रहे, किसने पहला स्कूल कहाँ था, मतलब ये सारी चीज़ें हमको इसमें पहले टॉपिक में जाननी है। तो हमने देखा कि और इन तीनों जो फर्स्ट 3 टॉपिक थे अपने प्राचीन भारत,
में पूर्व विकास था, मध्यकालीन भारत में पूर्व विकास था एवं आधुनिक भारत में पूर्व विकास था। तो इन सब के बारे में हमें कुछ ना कुछ जानना है। तो फिर हम तो ये हमारा पहली यूनिट है, ये हमारी यहीं पे कंप्लीट होती है। तो आगे हम आपको पढ़ाएंगे यूनिट फर्स्ट की 1.2। अगर पूरी यूनिट में किसी को कोई भी प्रॉब्लम है तो कोई भी और भी चीज़ है तो आप पूछ सकते हैं कमेंट्स में और अगर नहीं तो हमारे ग्रुप्स में पूछ सकते हैं। और जिसको नोट्स की ज़रूरत है वो हमारे ग्रुप्स में संपर्क करें हमसे। व्हाट्सएप ग्रुप है, टेलीग्राम पे ग्रुप है, विशेष छात्र संगठन के नाम से ग्रुप है हमारा टेलीग्राम पे, उस पर आप सब लोग हमसे बात कर सकते हैं। और जितना हमसे हो सकेगा उतना हम आपको अच्छा देने की कोशिश कर रहे हैं। ओके, थैंक यू दोस्तों। हम आगे आपको चलो हम आपको आगे पढ़ाते हैं फर्स्ट यूनिट 1.2। चलो हम आपको सिलेबस की तरफ लेके चलते हैं। सिलेबस में बताते हैं कि आपकी सेकंड यूनिट है वो कौन सी है। तो चलिए हम सिलेबस में देखते हैं। तो हमारी सिलेबस में सेकंड यूनिट है वो देख लीजिए, आपको जूम करके मैं बता दे रहा हूँ कि आपकी जो सेकंड यूनिट है वो कौन सी है दोस्तों। तो देखो आपकी जो सेकंड यूनिट है वो है ये 1.2 है जो ये यूनिट है, जिसमें देखिए कॉन्सेप्ट एंड डेफिनेशन, एम्पावरमेंट एंड डिसेबिलिटी, हैंडीकैप एंड फंक्शनिंग। मतलब हमको इसके बारे में पढ़ना है कि हमको क्षति, अक्षमता और विकलांगता को दिव्यांगता में परिवर्तित करते गया है। तो हम को विकलांगता ना बोलकर दिव्यांगता बोलेंगे। तो दिव्यांगता, इन तीनों को हमें पढ़ना है, क्योंकि हमें अलग अलग मतलब 2 प्रकार से उनकी परिभाषा पढ़नी है। एक तो WHO के अनुसार, एक ICIDH के अनुसार। तो चलिए हम उनके बारे में आपको बताते हैं। हम यूनिट पढ़ने वाले हैं 1.2। आपको यूनिट का मैंने नाम बता ही दिया है तो लिखने की क्या कोई ज़रूरत है नहीं। तो हम इसमें 3 चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे, क्षति, अक्षमता और विकलांगता। तो हम सबसे पहले जो पढ़ने वाले हैं वो WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के अनुसार इनकी तीनों की परिभाषा को देखेंगे। WHO मतलब वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के अनुसार हम आपको क्षति की फर्स्ट हो गई अपनी क्षति, आपको क्षति की परिभाषा बताएंगे। क्षति क्या होती है इसके द्वारा। तो क्षति है जो अपनी मतलब क्षति शारीरिक, मानसिक अथवा शारीरिक संरचना में अंग हानि, अंग दोष, मानसिक संरचना में विकृति, कोई भी मंद बुद्धि मतलब बुद्धि का काम न करना, यह सब क्षतियाँ होती हैं। उदाहरण के लिए दृष्टिहीनता, दृष्टिबाधित, दृष्टि में कोई भी अभाव, एक अंग का पक्षाघात मतलब किसी भी अंग की उंगली कट जाना, ये एक तरह की अपनी क्षति होती है। उंगली कट जाना तो आपको परिभाषा, तो मैं आपको परिभाषा लिख देता हूँ जब आपको बताता हूँ। याद रखना दोस्तों, जो मैं परिभाषा दे रहा हूँ इस WHO के अनुसार है। ओके तो दोस्तों ये आपकी परिभाषा होगी क्षति की। क्षति का अर्थ आता है शारीरिक संरचना, शारीरिक चेतना में अंग हानि, अंग दोष अथवा मानसिक विकृति या बुद्धि का काम न करना। और भी कई क्षतियाँ हैं, वो आपको मैं उदाहरण देकर बता दे रहा हूँ। दोस्तों मैं समझ सकता हूँ आपको कोई राइटिंग की वजह से प्रॉब्लम आ रही हो, इस पर इतने अच्छे से मैं लिख नहीं पा रहा हूँ, तो आगे से मैं आपको नोट्स के द्वारा समझा दिया करूँगा। तो जैसे कि इसमें भी हम देख सकते हैं कि दृष्टि में अभाव, अंग का पक्षाघात, वाणीनता, ये सारी चीज़ें अपनी क्षति में आती हैं। तो हम सेकंड है अपना वो है अक्षमता, दूसरा नंबर का है वो हमारा अक्षमता में अब अक्षमता के बारे में जानेंगे। तो अक्षमता किसी भी क्षति के परिणाम स्वरूप समान अंग का असामान्य तरीके से काम करना, जैसे कि
जैसे कि क्षति हुई अपनी उंगली जैसे पहले कार्य करती थी तो उस तरीके से तो अब कार्य नहीं कर पाएगी, तो असामान्य तरीके से करेगी, जैसे सामान्य व्यक्ति करती है उस तरीके से, तो अपनी ये अक्षमता हो जाती है। मैं इसकी परिभाषा बता देता हूँ आपको। जो इसकी WHO के अनुसार परिभाषा है वो ऐसा ही, किसी भी क्षति के परिणाम स्वरूप उस अंग का सामान्य मानव क्षमता के अनुसार कार्य न करना अक्षमता कहलाता है। मतलब कि जो एक सामान्य व्यक्ति जैसे कार्य करता है वो उस कटी हुई उंगली या कटे हुए हाथ से ऐसे कार्य तो नहीं कर सकता। मान लो किसी एक्सीडेंट में किसी का हाथ ही कट जाता है तो उसको क्षति हो गई, उसका हाथ नहीं है, तो वो सामान्य व्यक्ति उसके दोनों हाथ हैं, तो दोनों हाथों की तरह एक हाथ तो काम नहीं कर पाएगा ना उसका, तो ऐसे ही उसको अक्षमता बोलेंगे। तो इसकी मैं परिभाषा आपको लिख दे रहा हूँ तो आप मैनेज कर लीजिएगा। लिखने की बजाय दोस्तों मैं आपको इसकी परिभाषा है जो नोट्स के द्वारा बता देता हूँ, जिससे आपको राइटिंग भी अच्छे से दिखेगी और समझ में भी आएगी। चलो मैं आपको बता रहा हूँ। तो ये जो परिभाषा मैं आपको बता दे रहा हूँ, ये है अक्षमता की, है ना। तो अक्षमता किसी भी क्षति के परिणाम स्वरूप उस संघ का सामान्य मानव क्षमता के अनुसार कार्य न करना, या तो अयोग्यता या अक्षमता। अयोग्यता भी मतलब अक्षमता ही है ना, तो अयोग्यता या अपनी अक्षमता कहलाती है। इस क्षति विशेष में उस व्यक्ति की सामान्य जो कार्य क्षमता है सेवित करती है, सामान्य कार्य क्षमता होती है वो उतने अच्छे से कार्य नहीं कर पाती। जैसे देखने में, सुनने में, मान लो बोलने में कठिनाई होना, सीढ़ियों से उतरने में कठिनाई होना, अभी पैर में चोट लग जाए तो सीढ़ी कठिनाई होना। सामान्य व्यक्ति तो भाग भाग के चढ़ जाएगा, उतर भी जाएगा। दैनिक जीवन की क्रियाकलापों में करने में कठिनाई होना, क्या पता बोलने में हो तो बोलने में भी कठिनाई होना, तो ये अपनी जो है अक्षमता की परिभाषा है। तो आप इसको देख सकते हैं। सॉरी, तो आप इसको देख सकते हैं। अक्षमता की तो हमारा और जो तीसरा आता है वो है WHO के अनुसार परिभाषा, जो तीसरा आता है वो है अपना दिव्यांगता। उसको हम विकलांगता ही बोलते हैं, पर नहीं, उसका जो सही नाम है वो है दिव्यांगता। तो हमारी जो दिव्यांगता की परिभाषा है जो आपको मैं दिखा देता हूँ। अपनी दिव्यांगता की परिभाषा है, दिव्यांगता हैंडीकैप, इसकी परिभाषा है जब किसी क्षति या अक्षमता के परिणामस्वरूप एक व्यक्ति को सांस्कृतिक के अनुरूप अपने जीवन की सामान्य कार्य करने में, जीवन में अपनी भूमिका निभाने में बाधा आती है या कठिनाई आती है, तो उसे हम दिव्यांगता कहते हैं। मान लो व्यक्ति का हाथ कट गया तो वो उसके लिए बाधा ही तो आ रही है, उसके लिए वो दिव्यांगता ही तो हो गई। तो जब किसी क्षति या अक्षमता के परिणाम स्वरूप किसी व्यक्ति को अपनी सामाजिक सांस्कृतिक अनुरूप अपने जीवन के सामान्य कार्यों में जीवन में अपनी भूमिका निभाने में बाधा आती है, कठिनाई आती है, तो उसे हम दिव्यांगता कहते हैं। तो हम आपको एक और बार बता दे रहे हैं सबकी परिभाषा। आपको हम क्षति की बता दे रहे हैं सबसे पहले, आपको अच्छे से नहीं दिखी होगी। क्षति आपको मैं बता ही दिया कि क्षति अथवा शारीरिक, मानसिक एवं शारीरिक संरचना में अंगहानि, दोष हानि। सॉरी दोस्तों, और आपको कोई डिस्टर्बेंस हो रहा हो तो अंगहानि, दोष, मानसिक विकृति, मन बुद्धि का काम न करना, ये सब अपनी क्षतियाँ हैं। उंगली कट जाना, किसी भी तरह की चोट लग जाना, ये अपनी क्षतियाँ होती हैं। दृष्टिहीनता, बाधिरहीनता। मैं कोशिश करूँगा कि आपको अगली वीडियो में और भी अच्छा दे पाऊँ। मेरी फर्स्ट जो वीडियो है जो यही है, तो सॉरी अगर मेरे से कोई भी गलती हुई हो तो। और आगे की जो ICITH के अनुसार जो परिभाषा है क्षति या क्षमता एवं विकलांगता की, मैं आपको आगे की वीडियो में बताऊंगा। वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी इसलिए। तो ये हमारा जो सारा है वो मैं आपको बता चुका हूँ। तो थैंक यू एंड गुड बाय।